राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, नियम ही तो है। अरे ये राउल्ट का नियम, इनका पूरा पहले तो आप फंक्शन समझिए क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पूरा डायग्राम वगैरह बना के समझेंगे। ये प्रैक्टिकल कर रहे थे, वाष्प दाब निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। कोई ऐसा लिक्विड लीजिए जो वेपर में कन्वर्ट हो सके, और कंटेनर को क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। ऐसे में जब हम लोग लिक्विड को हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा, और जिस कंटेनर में, जिस वेसल में आपने रखा है, उसके बाउंड्री पर जाकर के क्या आरोपित करेंगे? दाब। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब ना। इसका प्रैक्टिकल कौन कर रहा था? राउल्ट। इसलिए इसको कहा जाता है राउल्ट का वाष्प दाब। ठीक, राउल्ट के वाष्प दाब का नियम। अब इसमें दो तीन चीजें आती हैं। आप प्योर सॉल्वेंट लेंगे, प्योर सॉल्वेंट, तो वहां से वाष्प दाब अलग निकलता है। जब आप विलेन बनाने लगते हैं तो वाष्प दाब अलग हो जाता है ना। तो पहले हम आपको पूरा क्लियर समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आप नोट करिएगा, लिखिएगा बिल्कुल मत। राउल्ट का नियम को अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद नोट आउट करिएगा। पहले हम क्या काम करते हैं कि एक पात्र लेते हैं। इस पात्र में ना, इस पात्र में हमने केवल और केवल प्योर सॉल्वेंट रखा है और वोलाटाइल लिक्विड है। मतलब ऐसा लिक्विड रखे हैं जो वाष्प में परिवर्तित हो सकता है, वोलाटाइल लिक्विड। इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। कंटेनर को करते बंद। अब उसके बाद आप क्या करोगे भैया? इसको हीट करो। अब हीट करोगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? वाष्प में। इनके ढेर सारे वाष्प के पार्टिकल्स, वाष्प के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएंगे, और ये पात्र पर क्या करेंगे? दाब आरोपित करेंगे। और जो दाब यहाँ पे लगेगा उसी दाब को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्प दाब ना। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मतलब समझ रहे हो ना? प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक। ठीक, अब हम इसमें क्या काम कर सकते हैं कि इसमें विलेय पदार्थ मिलाते हैं। विलेय पदार्थ दो प्रकार का आपका हो सकता है, वो भी या तो वाष्पशील हो या फिर अवाष्पशील। तो क्या विलेय पदार्थ मिलाने से इनके वाष्प दाब में कोई परिवर्तन होगा? वाष्प दाब कम होगा या अधिक होगा या असमान रहेगा? ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे और उसको लिखेंगे, उसका फार्मूला डेरिवेशन करेंगे। तो यही काम कौन कर रहे थे? राउल्ट। इसीलिए इस पूरे नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम। अब एक मिनट, पहले हमको पूरा कंप्लीट बना लेने। हाँ, गाली बस आप लोगों को नहीं देना चाहिए, हम दे सकते हैं। तो अब क्या काम करना है जरा समझो आपको। हम एक अलग से फिर कंटेनर ले रहे हैं। अरे भाई इधर समझो, ठीक है। एक पात्र और लेते हैं, आज बहुत सारे पात्र की आवश्यकता है। इसमें क्या करेंगे? अब ये सोल्यूशन बना लेंगे। अब इसमें प्योर सॉल्वेंट नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे? सोल्यूशन। इसमें जो हमने सोल्यूशन रखा है ना, इसमें विलेय और विलायक दोनों होंगे। विलेय होगा प्लस विलायक होगा। शर्त ये है ना कि विलेय और विलायक दोनों हमारा वाष्पशील है। कैसा है? वाष्पशील है, दोनों वाष्पशील है। ठीक, हिंदी में कोई गलती हो तो माफ करिए। इधर पे हमने जो विलेय और विलायक रखा है, इधर पे इसमें सोल्यूशन है ये भी, लेकिन इसमें जो विलेय मिला रहे हैं ना, ये अवाष्पशील होगा, और जो विलायक मिला रहे हैं ये कैसा होगा? वाष्पशील। मतलब इस कंटेनर में हमारा जो विलेय है ये अवाष्पशील है, ठीक, और जो है विलायक है ये कैसा है? वाष्पशील है। ठीक,
विलायक कैसा है? वाष्पशील है। और विलेय कैसा है? अवाष्पशील। कंटेनर को बंद कर दिया जाए क्या? इसको भी, इस पात्र को भी हम लोग क्या करेंगे? बंद कर। अब बताओ, गर्म करेंगे तो गर्म करेंगे जब आप हीट करेंगे, जब आप टेम्परेचर देंगे इसको, तो क्या ये वाष्प में परिवर्तित होगा? क्या वाष्प में परिवर्तित होगा तो पात्र पर दाब आरोपित करेगा, वाष्प दाब आएगा, आएगा ना। यहाँ पे भी आप इनको भी हीट करेंगे तो ये भी किस में परिवर्तित होंगे? वाष्प में। और जब वाष्प में परिवर्तित होंगे तो इस पात्र में भी क्या आएगा? वाष्प दाब। इस पात्र को हम लोग बी बोल देते हैं और इस पात्र को ए बोल देते हैं। हमारा सवाल ये है कि किस पात्र में वाष्प दाब प्योर सॉल्वेंट से अधिक आएगा, किस पात्र में वाष्प दाब प्योर सॉल्वेंट की तुलना में। इसमें हमारा विलायक तो है ही, सब में विलायक की सांद्रता बराबर है, तीनों विलयन में विलायक की सांद्रता बराबर है। तो इसमें आज बहुत डिस्टर्ब हो, एक कैंसिलेशन और लगाएंगे, नहीं तो ना ये आवाज आ रहा होगा। अभी 2 ही नॉइस कैंसिलेशन हम ऐड किए थे, हमको अभी ध्यान आया, 2 ही नॉइस कैंसिलेशन लगाए थे। ये पूरा एकदम, इसमें दो ऐसा है ना कि अगर आप नॉइस कैंसिलेशन नहीं लगाएंगे तो बाहर की आवाज आएगी, अगर ऐड करेंगे तो जाकर के बाहर की आवाज कट करेंगे। अब बाहर की आवाज नहीं आएगा ना, जो गाना चल रहा है, नहीं तो पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम समझना, मतलब एक बार समझ जाएंगे ना फिर आपको रटना पड़ेगा नहीं, डायरेक्ट आप चाहे जितना हम क्वेश्चन कराए फटाफट आंसर आप बताते चले जाओ, मेहनत नहीं लगेगा। तो समझो जरा, ये तो प्योर सॉल्वेंट है, जो भी वाष्प दाब निकलेगा हम लोग कैसे लिखेंगे? ये यहाँ पे मूल प्रभाज किसका आएगा? सॉल्वेंट का आएगा ना, विलायक का मूल प्रभाज आएगा। तो और यहाँ पे जो वाष्प दाब होगा, अगर आप इसको पी से लिखेंगे तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? काई विलायक के, होगा कि नहीं? प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट देंगे, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी नॉट इंटू काई विलायक। ये वाष्प दाब निकल गया आपका, बन गया फार्मूला। ठीक, ये फार्मूला बना। और जब हमने विलेय और विलायक दोनों, मतलब विलयन बना दिया, ये विलेय और विलायक ले लिए, तो दोनों वाष्पशील है। ये भी वाष्प में परिवर्तित हो सकता है जो इसमें विलेय मिलाए हैं, जो विलायक मिलाए हैं वो भी। हम कह रहे थे कि विलायक की मात्रा दोनों में समान है, 1 लीटर का विलायक इसमें, 1 लीटर का विलायक इसमें, 1 लीटर का विलायक इसमें। अब जब आप इसमें विलेय मिला दिए ना, तो विलेय भी वाष्प में परिवर्तित होगा, तो जो पात्र पर वाष्प दाब आएगा ये विलायक की तुलना में अधिक आएगा। इसका मतलब अब जो यहाँ से सोल्यूशन का वाष्प दाब निकल करके आएगा, वाष्प दाब किसका? सोल्यूशन का। ठीक, सोल्यूशन का वाष्प दाब जो टोटल निकल करके आएगा, सोल्यूशन ना लिख करके अगर हम केवल पीएस से लिख दे कोई दिक्कत नहीं। ये डिपेंड करेगा किसके किसके मोल प्रभाज पे? विलेय के मोल प्रभाज और विलायक, दोनों के मोल प्रभाज पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं, पहले विलेय का निकाल लें क्या? विलेय का वाष्प दाब निकालेंगे, विलेय द्वारा जो वाष्प दाब लग रहा है, विलेय से वाष्प दाब कैसे लिखेंगे? ऐसे, पी विलेय बराबर क्या होगा? पी नॉट विलेय इंटू मोल प्रभाज किसका? विलेय, विलेय का, जिसका निकालेंगे, जिसका विलेय है तो विलेय का मोल प्रभाज और विलेय का वाष्प। विलायक से भी तो वाष्प दाब लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? विलायक, विलायक से वाष्प दाब कितना लग रहा है? विलायक से वाष्प दाब, तो बताओ क्या लिखे भैया? पी विलायक बराबर पी नॉट विलायक इंटू मोल प्रभाज किसका? विलायक। अब ये बताओ, विलयन में तो दोनों उपस्थित है ना, विलयन में जब दोनों उपस्थित है तो विलयन का वाष्प दाब मतलब पी एस बराबर क्या आ जाएगा? पी विलेय, विलेय से लगा वाष्प दाब प्लस पी विलायक से लगा वाष्प दाब, ये हमारा आ गया पूरा विलयन का। समझ आया? दोनों को जोड़ लिए ना। अब इसमें जब आप निकालेंगे, इस वाले में ध्यान दीजिए, विलेय तो अवाष्पशील है, यहां से वाष्प दाब आएगा नहीं, किससे आएगा? विलायक। तो जो ये जब मिला देंगे तो ये वाष्प दाब तो बढ़ाएगा तो नहीं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल अवाष्पशील है। तो जो विलायक से वाष्प दाब आ रहा था उस वाष्प दाब को ये कम कर देता है। जैसे अगर आप इस विलयन में, इस जैसे जल है, जल में आप चीनी मिला देंगे तो चीनी खुद वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अपने से चीनी जल के कुछ कण को अपने से अट्रैक्ट कर लेगा, अपने सरफेस से चिपका लेगा, तो उनको भी वाष्प में परिवर्तित
नहीं होने देगा। तो जो शुद्ध जल से वाष्प दाब आता, अब वो वाष्प दाब चीनी मिलाने से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मतलब अगर बस अवाष्पशील विलेय पदार्थ किसी वाष्पशील विलायक में मिला देंगे तो ओवरऑल जो विलयन से वाष्प दाब आएगा वो विलायक, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होगा। ठीक, समझ आया। तो हम यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, विलेय का वाष्प दाब लिखोगे तो कैसे लिखोगे भाई, विलेय से वाष्प दाब तो आएगा नहीं ना, लेकिन अगर आता तो कितना आता, अगर आपका आता तो पी विलेय, ये आता कितना पी नॉट विलेय, इसको माइनस करेंगे ना इंटू काई विलेय, ये लिख सकते हैं ना। और विलायक से कितना निकलेगा, विलायक से वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक, यहां पे भी वाष्प दाब लिख लीजिए, वाष्प दाब। अब बताओ क्या लिखे, पी विलायक, समझ लो पहले ध्यान से इसको, पी नॉट विलायक इंटू क्या हो जाएगा, मूल प्रभाज विघटन किसका, विलायक, है ना। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या विलयन का निकालोगे तो क्या लिखोगे, पी विलायक, पी विलायक माइनस पी विलयन। समझ में आया। तो ये फार्मूला पता है। अगर क्वेश्चन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देगा तो विलेय का वाष्प दाब निकालेंगे, विलायक का वाष्प दाब, विलेय में विलायक में से विलेय को माइनस कर देंगे तो विलयन का निकल जाएगा। अगर आपको दोनों वोलेटाइल दे रहा है तो दोनों का वाष्प दाब निकाल करके जोड़ लेंगे। प्योर सॉल्वेंट का आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो सॉल्वेंट से वाष्प दाब आएगा डायरेक्ट हम लोग वही लिख लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आया। अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद समझेंगे आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन। देखो राउल्ट का नियम का मतलब जो शुद्ध विलायक जैसा हो उसी को हम लोग कहते हैं कि वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है। और अगर वाष्प दाब इससे कम या ज्यादा आ रहा है तो वो राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे विलयन है, दोनों में से एक का जो प्रेशर आ रहा है वो अधिक आ रहा है, दूसरे का जो प्रेशर आ रहा है वो कम आ रहा है। इसका मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, राउल्ट का नियम इनके लिए बना था। तो ये हमारे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और ये विलयन कैसे कहलाते हैं, आदर्श विलयन। जैसे मान लीजिए कि इसमें से हम 3 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं स्टार्टिंग से जो बैठे हैं, हम इनको उम्मीद लगाए कि भैया हम इनको कहें कि इनका एग्जाम में 80% आए और इनका एग्जैक्ट 80% आ गया, इसका मतलब इन्होंने हमारे नियम का पालन किया। और इनके बगल में जो बैठे हैं हमने कहा उनका 80% आएगा, लेकिन उनका कितना आ गया 90%, इसका मतलब हमारे नियम का पालन नहीं किया। जितना हम सोचे थे उससे भी ज्यादा इन्होंने परसेंटेज ला दिया, अच्छी बात है ला दिए, लेकिन हमारा नियम क्या हो गया, फेल हो गया। फिर हम गेस करके बताए कि उनका आना चाहिए 80%, उनका कितना आ गया 70%, इसका मतलब हमारा फिर नियम क्या हो गया, फेल हो गया। जितना हमने गेस किया था उतना नहीं आया। तो वो दोनों अनादर्श में आ जाएंगे और ये किस में आ जाएंगे, आदर्श में। तो जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं हम डायरेक्ट, अब तो समझा दिए पूरी बात, लिखने की कोई लिखवा देंगे, भी एक एक करके हम लिखवा देंगे। तो मतलब इस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, आदर्श विलयन ना, आदर्श विलयन। अभी डायग्राम भी बनाओगे, ऐसे विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनादर्श विलयन। ठीक, इंग्लिश में हम लोग इसको नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं भैया, आइडियल सोल्यूशन। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम क्या करें, पूरा एकदम ठीक से क्लासिफाई करके नोट करवाएं। पहले ये डायग्राम पूरा बना, समझ में आया, हाँ ठीक है, नोट करो। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, हाँ भाई उसी के नीचे कॉलम को बढ़ा दो ना, पहला पॉइंट। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श कुमार विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक, जो राउल्ट के नियम का पालन। यहां से वाष्प दाब कितना मिलेगा भैया, P इक्वल्स टू P नॉट विलायक का इंटू मूल प्रभाज किसका, विलायक का। ये हम लोगों को फार्मूला,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। ऐसे ये वेसल टाइप में हो गया, यहाँ ए का मोल प्रभाज 1 है, यहाँ ए का मोल प्रभाज 0 है, यहाँ बी का मोल प्रभाज 1 0 और इधर पे बी का मोल प्रभाज 1। ठीक, विलयन है ना, तो विलय और विलायक दोनों होंगे, विलय और विलायक दोनों होंगे तो भैया ऐसे बन जाएगा। यहां से ये तो स्ट्रेट लाइन का कर्व बनेगा ऐसे। ठीक है, मतलब यहां से अगर आप निकालोगे ना, ए है तो आपको मिलेगा पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू मोल प्रभाज ए का, यहां से लिखोगे पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू मोल प्रभाज बी का। तो ये वाला पूरा आपका टोटल है, पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी लिखोगे। हाँ, फुल पेज वाष्प दाब। हाँ, रुको भाई, वाष्प दाब 1 मिनट, अभी पूछो, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ पूछो। मोल प्रभाज ए मतलब विलेय और बी मतलब विलायक, विलयन में दोनों में। अच्छा, अब इधर की तरफ लिखेंगे तो अनादर्श विलयन क्या होते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन का, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। इसमें 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक निगेटिव डेविएशन। मतलब इसमें विचलन 2 प्रकार का होता है। जब वाष्पदाब हमारा जब अधिक आता है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव विचलन। जब वाष्पदाब हमारा कम आता है तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव विचलन ना। अब हम आपको डायग्राम बना के समझा रहे हैं ऐसे। ये हमारे पास वेसल हो गया, यहाँ पे ए का मोल प्रभाज 1 है, इधर पे 0 है, बी का मोल प्रभाज 0 है, बी का मोल प्रभाज, तो बी का तो डायग्राम ऐसे बनेगा। इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और ए का आपका ऐसे। इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ना। और ये हमारा क्या हो गया, नेट मोल प्रभाज। इतना आना चाहिए, लेकिन है क्या, पॉजिटिव डेविएशन है तो इनसे ज्यादा आएगा ना। इधर पे क्या होगा भैया, वाष्प दाब ज्यादा आएगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा, क्या ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। यहां भी ज्यादा आएगा तो ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा, और यहां भी ज्यादा आएगा तो इस टाइप से हम लोग ऊपर की तरफ। ये हो गया पी बी है ना, पी नॉट बी इंटू काई बी। ये हो गया आपका पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए। ये टोटल सोल्यूशन का हो गया पी ए प्लस पी, मतलब जो आपका सोल्यूशन का वाष्प दाब आएगा ये हमारा ग्रेटर देन होगा पी ए प्लस पी बी से। प्योर विलायक के वाष्प दाब से ये ग्रेटर देन। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं ना, वाष्प दाब हमारा किससे होगा, विलायक की तुलना में अधिक होगा।
इस वजह से हम लोग इसको बोलते हैं फास्ट फूड। निगेटिव वाले में क्या होता है, ये कम आता है। निगेटिव विचलन में ये क्या आता है भैया, आपका कम आता है। ऐसे ऐसे बनेगा, इधर पे बनाओगे ये निगेटिव, काई ए 0 है, काई बी यहाँ पे 0, काई बी यहाँ पे 1। तो बी का लिखेंगे तो पी नॉट बी इंटू काई बी, ए का लिखेंगे तो पी नॉट ए इक्वल्स टू इंटू काई ए। ये टोटल है पी ए प्लस पी। तो टोटल जो आएगा भैया प्रेशर वो कम आएगा, पी ए का ग्रेटर, पी ए और पी बी का जो सम है वो बिलियन वाले से अधिक, मतलब जितना हम लोग चाहते थे उससे कम वाष्प पदार्थ मिल रहा है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। अगर एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, इसमें एथेनॉल है प्लस H2O है, दोनों वाष्पशील है ना, एथेनॉल है प्लस ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनॉल, ये दोनों वाष्पशील है। यहां पे अगर आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, यूरिया हो गया, यूरिया और जल हो गया ना, शुगर हो गया और क्या है भैया, जल। जल से जितना वाष्प दाब आता, जब आप शुगर मिला देंगे तो उनका वाष्प दाब कम हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। और जल में यूरिया मिला देंगे तो जल से जो वाष्प दाब आता वो कम हो जाता। ठीक, यहाँ आप एग्जाम्पल में लिखेंगे, आपका जल हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब इत्यादि इत्यादि। यही है टोटल। हमारे एग्जाम में बहुत पूछता है, आदर्श तथा अनादर्श विलयन को स्पष्ट कीजिए। 30 ग्राम यूरिया को 120 ग्राम जल में मिलाया गया, प्राप्त विलयन को यदि निश्चित तापमान पर गर्म किया जाए तो पात्र पर आरोपित कुल वाष्प पदार्थ की गणना कीजिए। ट्राई करिए भैया। आपको गिवन है पी नॉट NH2CO NH2 10 mmHg और पी नॉट ऑफ H2O इक्वल्स टू 20 mmHg। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 23 ग्राम एथेनॉल को
60 ग्राम जल में मिलाया गया है, यदि C2H5OS तथा H2O का आंशिक वाष्प पदार्थ 5 mmHg 10 mmHg हो तो विलयन का कुल वाष्प पदार्थ ज्ञात कीजिए। कुल वाष्प पदार्थ ज्ञात कीजिए। हमेशा बोलना जरूरी रहता है। देखो भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आप सुनो। यूरिया है ना, यूरिया और क्या है आपका जल। पहले दोनों का आंशिक वाष्प पदार्थ निकाल लिया जाए क्या, मतलब यूरिया से जो प्रेशर लगेगा उसको निकाल लिया जाए, फिर उसको फिर कुल वाष्प पदार्थ निकाल लेंगे। तो यूरिया द्वारा जो वाष्प पदार्थ निकलेगा ये क्या होगा, P0 ऑफ यूरिया इंटू मोल प्रभाज किसका होगा, यूरिया, यही ना। तो P यूरिया इक्वल्स टू, बताओ कितना आंशिक वाष्प पदार्थ इनका कितना दिया है, 10 mmHg ना, गुणे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में आप कैसे लिखेंगे, यूरिया के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या ना। तो यूरिया के मोलों की संख्या आप कैसे निकालेंगे, ये यान यूरिया अपान यान यूरिया इंटू सॉरी प्लस क्या लिखेंगे यान H2O, ये ना, ये फार्मूला है। वैल्यू पुट करें क्या, यूरिया का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यूरिया क्या दिया गया भार बटे अणुभार बटे दिया गया भार बटे अणुभार करोगे, प्लस जल का दिया गया भार 120 बटे 18। क्या 18 के टेबल में 120 आता है? तो ये कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा, ये कैंसिल होगा तो 1/2 आएगा, ये कैंसिल होगा तो 60/9 20/3। अच्छा 20 को जरा 3 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है, 6 ये 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया और ये 0.66 मतलब 6-7 मान ले रहे हैं डायरेक्ट, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 6.666 ऐसे करके आएगा। अच्छा 6.67, तो अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6.7 ही लिखते हैं, ऐड करोगे तो जरा बताओ कितना आएगा, 0.5 7 सही बता रहे हो ना, दशमलव खत्म हो जाएंगे। यूरिया बराबर कितना आएगा 5/72। अब इसी को डिवाइड कर लोगे, चलो डिवाइड करो देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करो, फिर इसका वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे 5/72 ना, और बढ़िया सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा यूरिया का जो प्रेशर निकलेगा, यूरिया से जो प्रेशर निकलेगा 0.06 ना, जरा इनका मल्टीप्लाई कर लो 0.69 का, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई करने पे हाँ 0.69 mmHg ना, इतना प्रेशर आया किससे, यूरिया से। अब हम लोग जल से प्रेशर निकालेंगे क्या, जल से वाष्प पदार्थ कितना लग रहा है, आप लिखोगे P0 जल गुणे मोल प्रभाज किसका, जल का, ऐसे इनको बना लो, जल का मोल प्रभाज। अब जल का मोल प्रभाज मतलब जल के मोलों की संख्या बटे कुल, अगर जल का मोल प्रभाज चाहिए तो हम जल प्लस यूरिया बराबर क्या लिख सकते हैं, एक यूरिया का कितना पता है 0.069 बराबर 1, अब ये माइनस हो जाएगा क्या
1 माइनस 0.069 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.93 ना, तो 0.93 बस करो 0.93 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा पी जल इक्वल्स टू 3 8 मतलब 20 और 0.9। अब इनको क्या करेंगे आप ऐड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 मल्टीप्लाई करो जरा देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो यार तो बैठे रहा तो इतना मतलब निकाल के रख लो 18.6 ना, ये जल का आया है। लेकिन अब आप बताओ बिलियन का निकालोगे तो विलायक में से विलेय को माइनस करोगे ना, तो बिलियन का वाष्पदाब मतलब जल का माइनस क्या करोगे यूरिया NH2CO NH2 ये माइनस करोगे तो आप PS इक्वल्स टू 18.6 में माइनस करोगे 0.69 तो PS बराबर कितना आएगा लगभग 17 मतलब 16 समथिंग करके आएगा। माइनस करो 18.6 माइनस 0.69 17.9 यही ना MMHG यही आंसर हो गया। मतलब देखो विलयन का जो वाष्पदाब आ रहा है शुद्ध विलायक से कम है, इनका 20 है और इनका कितना है लगभग 17 लगभग 18 के बराबर है। तो इसका मतलब यूरिया मिलाने से ना 2 mmHg का प्रेशर कम हो जा रहा है क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है ना, ये वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा है लेकिन जो जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है उसको भी क्या कर दे रहा है कम कर दे रहा है रोक दे रहा है। समझ में आया, नोट कर लो फिर ये क्वेश्चन होता है। अगर ये अवाष्पशील है तो माइनस करेंगे, अगर ये वाष्पशील है जैसे यहाँ इथेनॉल वाष्पशील है तो जोड़ेंगे, यही तो समझा रहे थे कब से। यूरिया वाष्प में परिवर्तित होता है नहीं होता ना, तब चीनी वाष्प में बदलता है नहीं, तो ये सब माइनस होंगे, ये सब तो अपने दिमाग से सोचना पड़े से निकालिए। अब देखो इसमें एथेनॉल हमारा वाष्प में परिवर्तित होता है, जल भी वाष्प में परिवर्तित होता है, इसमें इस प्रकार से निकालेंगे। चलो इसको 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, इसको भी सॉल्व कर दे फिर नोट करो साथ में, नोट करो टाइम दे देंगे ठीक, और टाइम हम मिलेगा एकदम टाइम, इधर इधर पहले समझ लो इसको। क्या लिखेंगे भैया कुल प्रेशर बराबर, यहाँ पे तो ऐड करेंगे पहले आप एथेनॉल का निकाल लीजिए C2H5OH इक्वल्स टू 3 8 आप C2H5OH इंटू मोल प्रभाज किसका C2H5OH का, C2H5OH का मोल प्रभाज निकालेंगे तो यहीं पे निकाल लेते हैं C2H5OH का मोल प्रभाज बराबर C2H5OH का मोल बटे C2H5OH का मोल प्लस NH2O ना, वैल्यू पुट करो फटाक से आ जाए आंसर। छोटा छोटा सवाल दिया कितना है 23 होता कितना है 46 बटे 23 बटे 46 प्लस 60 बटे 18, 18 के टेबल में 7 आता है नहीं आता, चलो कोई बात नहीं, डिवाइड करो जी फटाक से डिवाइड करके बताओ 1/2 हाँ यहाँ 30 रुक जाओ, यहाँ 30 हो जाएगा और 9 दूनी 18 3 त्रिका 9 3 दहा में 30 तो 10/3 आ जाएगा क्या। इसको पूरा और थोड़ा सा बढ़िया से सॉल्व वॉल्व करोगे तो 0.5 बटे 0.5 प्लस 3.3 मतलब 3.8 हो जाएगा क्या 3.8 मतलब C2H5OH इक्वल्स टू 0.5 बटे 3.8 मतलब 5/38 डिवाइड वाइड करिए भैया बताइए 5/38 कितना है 0.13 0.13 एक ना 0.13 मान लो। अगर आप बताओ C2H5OH का आया 0.13 ना, तो जल का कितना आएगा 1 माइनस 0.13, तो बताओ जल का कितना होगा 0.987 ना, हाँ 0.87 ये आपका किसका आ गया जल का आ गया। समझ में आ, मोल प्रभाज तो दोनों का निकालिए फटाक से वैल्यू पुट करो PC2H5OH इक्वल्स टू इनका प्रेशर कितना दिया 5 0.13 यही ना 6.5 mmHg
ओके 0.65 आएगा। ओके अच्छा नेक्स्ट आप H2O का निकालोगे। H2O का 10 दिया है क्या, आप लिखोगे P नॉट ऑफ H2O इंटू मोल फ्रैक्शन किसका, H2O का। तो PH2O इक्वल्स टू 10 इंटू कितना कितना निकला भैया 0.87 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8.7 8.7 दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना मिलेगा।